हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम एग्जामपुर 91 पर सचिन एकेडमी का ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन एवं परिस्थितिकी शिक्षण शास्त्र का वीडियो को बना रहे हैं। और आप लोग को दोस्तों अच्छा लगता है हम वीडियो बनाएं तो इस चैनल न्यू चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे मोटिवेशन हमको प्राप्त हो और हमें वीडियो बनाने में और मन लगे। और जितना सचिन सर के नोट्स में दिया गया है दोस्तों, सभी का हम वीडियो अपलोड क्वेश्चन से लेके आंसर तक, जितना आज तक सीटेट में पूछा गया है दोस्तों, सभी को हम अपलोड कर देंगे दोस्तों इस चैनल पे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए दोस्तों, नोटिफिकेशन जाए दोस्तों। 1 से 2 बार वीडियो देखिए या टेलीग्राम में जुटिए दोस्तों, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। उस पर आपको जो बताया जाएगा उसके तहत आपको पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे हम शूट करते हैं, देख लीजिए दोस्तों। झूठ फूस का अफवाह नहीं फैलाया जा रहा दोस्तों, सचिन सर का ओरिजिनल नोट्स है दोस्तों। थोड़ा जूम कर देते हैं दोस्तों, जिससे आप लोगों को देखने में तकलीफ नहीं होगी दोस्तों, आप लोगों की सुविधा के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चों होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। परिवार व मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज जो हमें बनाते हैं और करते हैं। परिवार एवं भिन्न की उप थीम है संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर, पौधे। वे चीज जिनसे पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है। पुस्तक की तरह ही पुरानी इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र भी हमें समय में पीछे जाने और उसे समझने का अवसर देते हैं। दस्तावेज लिखित होते हैं, पुनः पढ़कर बीते समय के बारे में जान सकते हैं और उस समय को, समाज और अनेक रहन सहन और भाषा विकास को जान पाते हैं। पुराने चित्रों और मूर्तियों को देखकर उस समय की कला के विकास को जान सकते हैं। इमारतें की बनावट, सामग्री और निर्माण के तरीके से उस समय के विकास को समझा जा सकता है। पुराने सिक्के से उस समय के व्यापार, लेन देन के तरीके की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्तनधारी, सरीसृप, कीट एवं पक्षी। स्तनधारी मैमल्स। स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी और चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। सरीसृप रेप्टाइल्स। इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सड़क कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेते हैं। सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह है। सांप और छिपकली, कछुआ और घड़ियाल, मगरमच्छ तथा टुएंड्रा आदि सरीसृप के उदाहरण हैं। कीटों के प्रमुख उदाहरण हैं मधुमक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली और चींटी, केंचुआ, सब कीट हैं, इंसेक्ट के प्रमुख उदाहरण हैं। तैतैया, झिंगूर, दीमक, मकड़ी, टिड्डा, तिलचट्टा, झींगा, बिच्छू। फिर चलिए पक्षी देखिए दोस्तों। पक्षी पंख वाले उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है। पक्षियों के कुछ प्रमुख उदाहरण: मोर, पीकॉक हुआ, स्पैरो, गोरैया हुआ, पीगोन, कबूतर हुआ, बत्तख हुआ, उल्लू हुआ, कौवा हुआ, चमगादड़ हुआ, बैट, गिद्ध हो गया, मैना हो गया, बाज हो गया, हंस हो गया। परजीविता और सहजीविता। परजीविता वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। परजीविता जंतु कहलाते हैं, जैसे जोंक, जू
अमरबेल, अंट अमीबा, फीताकृमि आदि। तो जब एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को परजीविता कहते हैं। सहजीविता सिम्बोसिस, जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीविता कहते हैं तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीविता कहा जाता है और पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी जीवों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी और सहजीविता के उदाहरण हैं। तो दोस्तों जानवर, एनिमल, जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। जानवर के खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीजों को सफेद और काली ही देखते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग समझ आते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर का बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाए जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां मेलियन, इनकस और स्टेप्स का पाया जाना प्रमुख है। यदि कुछ प्रजातियां को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में यह नहीं हो पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज ज्यादा साफ सुनाई देता है। हाथों को अगर कान के पीछे में रखकर आवाज ज्यादा साफ सुनाई देगा। जानवरों का शिकार, हाथी को उसके दांतों, गेंडों को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोग को शिकारी कहते हैं। कुछ जानवरों की नींद, गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे। जो कुछ जानवर जो सोते हैं, देखिए गाय 4 घंटा मात्र सोते हैं, अजगर 18 घंटा सोते हैं और जिराफ 2 घंटा सोते हैं, बिल्ली 12 घंटा नींद मारती है। स्लॉथ के बारे में पढ़ते चलिए। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होता है पर ये भालू से अलग होता है। स्लॉथ दिखने में कैसा आता है दोस्तों? भालू की तरह होता है। ये दिन में करीब 17 घंटा पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में इनकी उम्र, स्लॉथ का उम्र कितना है? 40 वर्ष है। जो अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते रहते हैं और सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। मतलब शौच समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग, जिसे पेड़ में रहते हैं, जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। चलिए दोस्तों आगे बाघ के बारे में कुछ जानते हैं। बाघ, देखिए दोस्तों, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। दोस्तों जब बाघ गरजता है न, गड़गड़ाता है न, आवाज मतलब ढकचता है, तो वह 3 किलोमीटर तक दूरी को सुन सकते हैं हम लोग।
बाघ के दौरान बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हवाई हुई आवाज को अंतर भी तुरंत भाप लेती है। मतलब दोस्तों, बाघ जो हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत भाप लेता है कि कौन शिकारी है, कौन शिकार है, या हवा चल रही तब हिल रहा है। हाथी देखिए दोस्तों, हाथी के बारे में पढ़ते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होती है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करती है। 3 महीने का हाथी का वजन 200 किलोग्राम वजन का होता है दोस्तों। 3 महीने का हाथी का वजन 200 किलोग्राम वजन होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है दोस्तों। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी बहुत कम आराम करता है और एक दिन में कितना सोता है? 2 से 4 घंटा ही सो सकता है। 2 से 4 घंटा, ये याद रखिएगा दोस्तों। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी को अगर परेशानी आ जाएगा दोस्तों, एक दूसरे को मदद करते हैं, जिस तरह इंसान करते हैं दोस्तों। इस झुंड में 10 से 12 हथनियों और बाकी बच्चे होते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। झुंड की जो सबसे उम्र में जो सबसे बड़ा होगी वही हथनियों का झुंड का नेता कहलाएगी दोस्तों। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है और फिर वह झुंड से छोड़कर चला जाता है। मतलब सबको सिखा उखा देता है दोस्तों, उसके बाद छोड़ के चल जाता है। चलिए दोस्तों, लंगूर के बारे में पढ़ते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। लंगूर में क्या गुण है? जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। कुत्ता के बारे में पढ़ते चलिए। कुत्ता, डॉगिया देखिए, डॉग। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। चलिए मगरमच्छ के बारे में। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ कैसे कान होते हैं? छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। मछलियां कैसे चेतावनी देती हैं दोस्तों? खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से उत्पन्न करके देती है पानी में दोस्तों। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांत से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। सांप के बारे में पढ़ते चलिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं भारत देश में। इनके नाम है नाग, करैत, दुबई और आफाई। कौन कौन है? फिर से याद रखिए। इंडिया में जो सांप जहरीले हैं कौन कौन पाए जाते हैं? नाग है, करैत है, दुबैया है और आफाई है। चलिए, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जब जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निकल जाते हैं।
सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वो जो अपना शिकार करता है तो वो चिबाता नहीं है, सीधा उसको निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। सपेड़ों के कालवेलिया भी, सपेड़ों को क्या कहा जाता है? कालवेलिया भी कहते हैं। कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है। सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। सांप कभी सुन नहीं पाते, लेकिन वे केवल बीन के हिलाने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं और उसे जिसे लोग नाचना कहते हैं। कालवेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। रोशन नाथ जी थे कालवेलिया जाति के, याद रखिएगा। केचुए, केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ होते हैं। केचुए मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। चींटियां, चींटियां बारे में पढ़ते चलिए दोस्तों। चींटियां मिलजुल कर रहती है और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती है। अब काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती है। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल सक जाता है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरे चींटी को पहचान लेती है। चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करती है। सामाजिक कीट, दीमक, तेतैया, मधुमक्खियां और चींटियां होते हैं। सामाजिक कीट में दीमक, तेतैया, मधुमक्खियां और चींटियां होते हैं। मच्छर, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी में से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। मक्खी, मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती है। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु ले लाती है और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती है तो उसे दूषित कर देती है। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। मक्खी से डायरिया और हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती है। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणुओं को लाती है और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती है तो उसे दूषित कर देती है और उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। मच्छरों के बचने के लिए उपाय, रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। लार्वा में मच्छर का बच्चा, अंडा। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा ना होने दें। पानी के बेहतर टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। जमा हुआ पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। पानी में मछलियों को डालने से मछलियां मच्छरों को अंडे को खा जाती है। रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा अपना मादा को इसकी गंध से
कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेती है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती है। चूहा की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। चूहा को देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन चूहा को सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। पक्षी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, जैसे पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, जैसे पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। अधिकतर पक्षियों की आंख उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नजर डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, और जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती और वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए एक दूसरी तरफ की आवाज। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। बसंत गोरी यह गर्मियों में टुक टुक करती है। बसंत गोरी क्या करती है दोस्तों? गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कठफोड़वा वुडपेकर भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तनों में घोंसला बनाता है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले और पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चीथड़ों से बना होता है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े से बना होता है। दर्जन चिड़ियाँ अपने नुकीले चोंच से पत्तों को लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। चील, बाज और गिद्ध देखिए, फिगर भी देखिएगा दोस्तों, फिगर देख के समझिएगा। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूरी देख पाते हैं। चील की पूंछ खांजे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेती है। कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है
और फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही अंडे देती है। नर विवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा विवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता उनमें ही वह अंडे देती है। पाक्ता, जिसे हम लोग देहात भाषा में पाड़ा कहते हैं, गांव देहात में इसे पाड़ा कहा जाता है। किताबी भाषा है पाक्ता। पाक्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपनी घोंसला बनाती है। पाक्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। देखिए, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है आराम से, उसमें कोई नहीं, लेकिन मैना जो है झटके से घुराता है। पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होती है। पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होती है। बड़ी आंखें साफ देखने में मदद करती है। उड़ते हुए टकराने से बचाती है और दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती है। कलचिड़ियाँ पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। उनके घोंसले में पौधा की नाजुक टहनी, जड़ें और ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़ों खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। कौवा के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीज भी होती है। कौवा के घोंसले में क्या होता है दोस्तों? लोहे की तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीज भी होती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। वह कौवे के घोंसले में अंडे देती। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, मतलब सेकता है, झाँपता है उसको। गोरैया अलमीरा के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बनाते हैं। पक्षियों की चोंच। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल कुतरने में मदद करती है। कबूतर, गोरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसे चोंच अनाज के दाने को तोड़ने में सक्षम होती है। मिट्टी, कीचड़ से कीड़ों या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी होती है। मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण हैं हंस, फ्लेमिंगो, बत्तख आदि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। पक्षियों के पंजे। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। जो पानियों में तैरता है ना पक्षी दोस्त, उसका पंजा जो है झिल्लीदार होता है। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करती है, जैसे बत्तख, राजहंस, पेलिकन पक्षी के पैर। जिन पंजों में आगे की तरफ पहली 3 अंगुलियां
फैली 3 अंगुलियां और पीछे 1 अंगुली होती है। ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गोरैया की। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे हिरोन का। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे हिरोन। जिन पक्षियों की टांगें और पैरों की उंगलियां लंबी होती है, वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे क्रेन, सारस, बगुला आदि। ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील, गिद्ध और उल्लू के पैर। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, जहां बाघों की आबादी बहुत अधिक है। राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र टाइगर प्रोजेक्ट एरिया है, जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और 12 सिंहों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बाघों और 12 सिंहों के लिए विश्व प्रसिद्ध है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में है। इसे 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यह भारत का पहला विरासत स्थल है जहां विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। दांची ग्राम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1981 में। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में। विश्व विरासत स्थलों की सूची में कब शामिल किया गया दोस्तों? 17 जुलाई 2016 को। भारत का पहला विरासत स्थल है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1981 में हुई। ये जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दांची ग्राम का अर्थ है 10 गांव। यह उद्यान हुंगुल मृग या कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी हिरन के घर के तौर पर जाना जाता है। यहाँ अन्य जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालयी मरमोट, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी, रेड फॉक्स, सुनहरे चील। उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ हैं हिमालयी, नमशीतोष्ण सदाबहार और नम पर्णपाती और झाड़ियाँ। नम पर्णपाती और झाड़ियाँ देवदार, चीड़ एवं शाहबलूत ओक। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। इस अभयारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। जहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाले प्रजाति के जीव भी पाए जाते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी 7,816 मीटर पर स्थित है।
वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया। यह राष्ट्रीय पार्क हिमालयी पक्षी, हिमालयन कस्तूरी मृग, गोरल, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। सुंदर नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ बाघ पाए जाते हैं। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक यह भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है, जिसे नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। पश्चिम घाट भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखला। पश्चिम घाट को जैव विविधता के विश्व के 8 ताप स्थलों स्पॉट्स में एक माना जाता है। इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। राजस्थान में पहली बाघ परियोजना 1973-74 में रणथंभौर में आरंभ की गई थी। वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएं हैं। दूसरी सरिस्का 1978 में और तीसरी परियोजना 2013 में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा झालावाड़ में आरंभ की गई है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में है। राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। इसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान इसे 1956 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह राजस्थान की नम भूमि भी है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट घोषित किया गया। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यह साइबेरियन क्रेन सारस के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, जिसे 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हमीस लद्दाख में है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है, जो आंध्र प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो मणिपुर में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य। मानस नेशनल पार्क असम में है। सुल्तानपुर लेड बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। रेड डाटा बुक विश्व संरक्षण संघ, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ IUCN और IUCN-NR के नाम से भी जाना जाता है। IUCN का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है। IUCN इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजाति के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही है। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड जाति का नाम दिया गया है।
IUCN के 3 वर्ग संकटापन्न, शुभोदय, वेलेरेबल एवं दुर्लभ रेयर प्रजाति थ्रेटेंड प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। नेफंथिस दोस्तों घसियाना, ये मेघालय के जंगलों में पाया जाता है। नेफंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़ों, मकोड़ों और जैसे छोटे जीवों का शिकार करता है। ये पौधे लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। नेफंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। अन्य कीटभक्षी पौधे हैं ड्रोसेरा और सनड्यूज, डायोनिया, असेरोसेनिया, यूट्रिकुलेरिया आदि। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं। क्रोटोन पौधे क्या करते हैं? जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। और क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है, तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। रेगिस्तानी ओक, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है। जब तक पानी तक ना पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है, तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है। ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। यह जड़ें मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती है। पेड़ के जड़ों को सहारा देती है। सब्जियां, अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती है। और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती है। लोहे से आयरन, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां में मिलती है। विदेशों में से आने वाली सब्जियां, हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया था साउथ अमेरिका से। कहां से आया था दोस्तों? हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया था साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर यूरोप से आया था। कॉफी, बीस और भिंडी अफ्रीका से आया था। कॉफी बीन्स नहीं है दोस्तों, सॉरी गलती बोला गया। कॉफी है, बीन्स है और भिंडी अफ्रीका से आया। सोयाबीन चीन से आया। पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, जड़, मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, चुकंदर, सबका जड़ खाते हैं। टेपियोका और शकरकंदी सब क्या है? जड़ है दोस्तों। मूली है, गाजर, चुकंदर, टेपियोका है, शकरकंदी है। तना का क्या कहते हैं? आलू, प्याज, अदरक। पत्ती, धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ती। पत्ती का क्या हुआ दोस्तों? धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता। बीज, चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान। बीज हो गया चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान। फूल, सहजन, केला, कचनार। फूल हो गया सहजन, केला, कचनार। फली, मटर हो गया। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है, उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है। उन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। जल्दी खराब होने वाले और कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियां। जल्दी खराब होने वाले फल,
जल्दी खराब होने वाले, जैसे पालक हो गया, केला हो गया, फूलगोभी हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, अंगूर हो गया, बैगन, ये सब जल्दी खराब होते हैं। बैगन, अंगूर, खीरा, टमाटर, फूलगोभी, केला, पालक सब जल्दी खराब होते हैं। कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल क्या है? लौकी है, आलू है, प्याज है, नाशपाती है, चीकू है, अदरक है, अनानास है, ये सब कुछ दिन तक रख सकते हैं। पादपों में परिस्थितिकी अनुकूल, पादप में परिस्थितिकी का अनुकूल। जलोद्भिद, ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पौधे पूरी तरह से या इनकी जड़ें, प्रकंद, रूट्स, राइजोबियम आदि जल में डूबे हुए रहते हैं। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश के कारण ये पौधे पतले व कोमल होते हैं। समोद्भिद, मिसोफाइट्स, ये पौधे समान स्थानों पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी ना तो अधिक शुष्क ड्राई हो और ना ही बहुत नमी वाली होती है। इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण, मिनरल साल्ट भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्थलीय पौधे में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी समान पेड़ पौधे आते हैं। मरुद्भिद, इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे, डिजर्ट प्लांट भी कहते हैं, जहाँ मृदा सॉइल में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, जैसे मरुस्थल आदि ऐसे स्थान पर ये पौधे पाए जाते हैं। से लवणोद्भिद, जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है वे लवणीय यानी खारी मिट्टी कहलाती है, तथा ऐसे मृदा में उगने वाले पौधे को लवणोद्भिद पौधे कहते हैं। इन स्थानों पर जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाते। सिंचाई, पौधों की उपयुक्त वृद्धि या विकास के लिए जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। पौधों को उपयुक्त वृद्धि या विकास के लिए जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। पौधों को जल की आवश्यकता, हर पौधे में उनके कुल वजन का लगभग 80% भाग पानी होता है। पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती है। पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती है। पौधों की सभी दैहिक क्रियाएं जल की सहायता से होती है। पौधों की सभी दैहिक क्रियाएं जल की सहायता से होती है। जड़ें जो पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स मृदा से लेते हैं उसे पत्तियों तक भोजन जल की उपस्थिति में ही होता है। पौधों की सभी दैहिक क्रियाएं जल की सहायता से होती है। जड़ें जो पोषक तत्व न्यूट्रिएंट मृदा से लेती है उसे पत्तियों तक भोजन जल की उपस्थिति में ही होता है। सिंचाई की विधियां, जल पलवन या प्रवाह विधि। जल पलवन या प्रवाह विधि यह विधि खेत में पलेवा करने या धान में सिंचाई करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। यह विधि खेत में पलेवा करने या धान में सिंचाई करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। क्यारी या बरहा विधि। क्यारी या बरहा विधि सेंट्रल पिवोट इरिगेशन। इस विधि में खेत में छोटी छोटी क्यारियां तथा बरहे बना लेते हैं। बरहे इस प्रकार बनाए जाते हैं कि पानी को अधिक चक्कर न काटना पड़े और उसके दोनों ओर की क्यारियों की सिंचाई हो सके। क्यारी या बरहा विधि, इस विधि में खेत में छोटी छोटी क्यारियां तथा बरहे बना लेते हैं। बरहे इस प्रकार बनाए जाते हैं पानी को अधिक चक्कर न काटना पड़े और उसके दोनों ओर की क्यारियों की सिंचाई हो सके। कूड़ विधि यह सिंचाई की अत्यधिक प्रचलित विधि है। फसलों की दो पंक्तियों के बीच में पतली नाली बना ली जाती है जिन्हें कूड़ कहते हैं। जैसे गन्ना, आलू और चुकंदर, शकरकंद आदि मेड़ों पर बाई जाने वाली फसलों में इस विधि से सिंचाई की जाती है। थाल विधि, रिंग बेसन मेथड। इन छोटे छोटे वृत्ताकार समतल थालों पेड़ों के चारों तरफ बनाए जाते हैं। इन छोटे छोटे वृत्ताकार समतल थालों पेड़ों के चारों तरफ बनाए जाते हैं। जल इन थालों में दिया जाता है। आमतौर पर यह विधि वृक्षों की सिंचाई के लिए अपनाई जाती है। जायद की फसलों में
जायद की फसलों में जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, तोरई आदि की सिंचाई के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। छिड़काव विधि। इस विधि में फुलवारियों पर पानी छिड़क कर सिंचाई की जाती है। इस विधि में फुलवारियों पर पानी छिड़क कर सिंचाई की जाती है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तथा भूमि समतल नहीं होता है वहां पर इस विधि का प्रयोग लाभदायक रहता है। छिड़काव विधि। इस विधि में फुलवारियों पर पानी छिड़क कर सिंचाई की जाती है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तथा भूमि समतल नहीं होती है वहां पर इस विधि का प्रयोग लाभदायक रहता है। ड्रिप टपक सिंचाई विधि। इस विधि में सिंचाई के जल को पौधे के जड़ों क्षेत्र में बूंद बूंद करके दिया जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल हानि नहीं के बराबर होता है। इस विधि में पीवीसी की पाइपलाइन खेत में बिछाई जाती है। ड्रिप यानी टपक सिंचाई विधि। इस विधि में सिंचाई के जल को पौधों के जड़ों जाड़े क्षेत्र में बूंद बूंद करके दिया जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण क्रिया द्वारा जल हानि नहीं के बराबर होता है। इस विधि में पीवीसी की पाइपलाइन खेत में बिछाई जाती है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। जड़ें पौधों को सहारा देती है तथा खनिजों को अवशोषित करती है। जल तथा खनिजों को अवशोषित करती है। जिन मैदानों में एक टीन बीज बोए जाते हैं उसे एक टीन जमीन बोलते हैं। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी ये ही लेंगे और फसल कम होगी। कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं जैसे गुलाब, गन्ना और केला। छोटे पौधों की जड़ें जमीन के अंदर 2 से 10 इंच तक अंदर होती है। छोटे पौधों की जड़ें जमीन के अंदर 2 से 10 इंच तक अंदर होती है और बड़े पौधों की जड़ें जमीन के अंदर 10 फीट से ज़्यादा गहराई तक जाती है। मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियों फिर से हरी हो जाती है क्योंकि जमीन से मिलने वाले आवश्यक पोषक तत्व पानी के सहारे ही पत्तियों तथा पौधों को अन्य भाग तक जाते हैं। मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती है क्योंकि जमीन से मिलने वाले आवश्यक पोषक तत्व पानी के सहारे ही पत्तियां तथा पौधे के अन्य भाग तक जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं विशल नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पत्तियों में एक हरा वर्णक पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण स्टोरेज करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है और तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं जिसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, फिर बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज को छिड़क देते हैं।
एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी व पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगलों को तोरंग कहते हैं। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जंगल पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है। फसलों और फलों और सब्जियों अब फूलों को उगाने और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में शामिल हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि एरेबल लैंड कहलाती है। इस प्रकार एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज करने से जमीन बंजर हो जाती है। जड़ों, पत्तों और शाखाओं को सड़ने से और केंचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। सड़े जड़ों और पत्तों और शाखाओं के सड़ने और केंचुओं को मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पक कर फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि बीज होते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। कपड़े में बांधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी ही अंकुरित हो जाता है क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम है। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उसमें से आधे अंकुरित हो जाए और आधे नहीं तो इसका कारण होता है कि बीज क्षतिग्रस्त थे। नंबर 2 बीज बीच में टूट गए थे। तीसरा नंबर बीज में कीड़े लग चुके थे। तीसरा नंबर बीन पार्टी के बीज बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। मनुष्यों के पोषण। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं स्टॉप किया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से देखिए 1-2 बार वीडियो को। पूरा वीडियो आपके दिमाग में छप जाएगा क्वेश्चन, और इससे बाहर सीटेट में नहीं आएगा। दोस्तों, विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए। तो और एग्जाम्पुल 91 को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए दोस्तों, जिससे मोटिवेशन मिले। और हम आपको इसके आगे का पार्ट का वीडियो 2 से 3 पार्ट बना देंगे। वीडियो पूरा EVS 2 से 3 पार्ट
बना देंगे दोस्तों ईवीएस का वीडियो, पूरा समाप्त हो जाएगा सचिन सर का नोट्स का वीडियो। आप उसको रिवाइज करते रहिए दोस्तों, इससे बार क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों। और जितना आज तक सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों, उसका हम वीडियो दोस्तों बहुत जल्द एग्जाम 291 पर चैनल पर हम दोस्त अपलोड कर देंगे। आप लोग देखते रहिए और आनंद लीजिए दोस्तों। फेस्टिवल का माहौल चल रहा है दोस्तों, मेरा लिए थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों।